बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, आप देख रहे हैं डिस्कवर ओरिजिनल और मैं हूं असद। इससे पहले आप इस कहानी की 19 इकसात सुन चुके हैं। अब किस्त 20 मुलाहिजा फरमाए। लेकिन अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक कर लें। और साथ ही आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारी वीडियो को लाजमन लाइक किया करें और साथ ही अपने दोस्तों के साथ शेयर किया करें और इसके साथ ही अपनी आरा से हमें लाजमन मुतल्ला किया करें कि आपको ये स्टोरीज कैसी लगी। अब मैंने कोठी के सामने से गुजरना मुनासिब नहीं समझा था, इसलिए कभी कच्ची सड़क से पक्की सड़क तक आए और यहाँ से रायविंड रोड की तरफ रवाना हो गए। हुमैरा ने एक हाथ से रकम वाला कपड़ा संभाल रखा था और दूसरा हाथ मेरी कमर में हमाइल किया हुआ था। उसने कहा, उफ क्या एडवेंचर रहा। एडवेंचर तो कल होगा। मैं भी बिल्कुल नहीं, मैंने दो टुक अंदाज में इनकार कर दिया। फिर हम रायविंड रोड पर आ गए और यहाँ के ट्रैफिक के शोर में चिल्लाए बगैर बात करना मुमकिन नहीं था, इसलिए हम खामोश हो गए। अलबत्ता जब कैनाल रोड पर आए तो हुमैरा ने कहा, मुझे भूख लगी है। वो तो मुझे भी लगी है, लेकिन पहले हमें इस रकम के लिए किसी बैग या इस जैसी किसी चीज का बंदोबस्त करना होगा। ये तुम्हारे हैंड बैग में तो नहीं आएगी और इस कपड़े से बहुत गंदी बू आ रही है। खुशकिस्मती से हमें एक जगह स्टेशनरी की दुकान नजर आ गई जिसके फ्रंट पर कई तरह के स्कूल बैग लटक रहे थे। मैंने एक ऐसा सादा स्कूल बैग ले लिया जो देखने में स्कूल बैग नहीं लग रहा था। रकम और पप्पू शाह का पिस्तौल और खंजर इसमें मुंतकिल किए और कपड़ा वहीं फेंक कर हम आगे रवाना हो गए। गार्डन टाउन के पास हुमैरा ने एक चाइनीज रेस्टोरेंट चुना और हम अंदर आ गए। उसने फ्राइड राइस के साथ शाशलिक और सूप मंगवाया था। सूप पहले पिया और इसके बाद मैंने बादल नख्वास्ता ये डिशेज हल्क से उतारी। चाइनीज मुझे कम ही पसंद आता है, हालांकि मैं सादा खाने खाता हूं, इसके बावजूद चाइनीज का शौक नहीं है। हुमैरा ने शौक से खाया था, मैंने सिर्फ चखा और इसने दोनों डिशेस साफ कर दी। मैंने बिल अदा किया। लगता है तुम्हें चाइनीज बहुत पसंद है। बहुत से भी ज्यादा, उसने कहा। चलो मैं तुम्हें घर छोड़ दूं। उसने अजीब नजरों से मुझे देखा। सैफ, आज आपने मुझे हैरान कर दिया। वो कैसे? आपको देखकर कुछ सोच भी नहीं सकता कि आप एक डॉक्टर और आम आदमी हैं। आप उससे जिस तरह निमट रहे थे वो किसी आम आदमी का अंदाज नहीं था। सच्ची बात है, मैं खुद भी अपनी कैफियत पर हैरान हूं। मैंने उसकी बात काटी। जब से मैंने आदिल की लाश देखी है तब से मेरे अंदर यह तब्दीली आई है। तुम्हें याद है जब ताज हमारा पीछा कर रहा था तब भी मैं नॉर्मल रहा था। फिर मुझे इन लोगों ने पकड़ लिया और बाज़ाहिर मेरी जिंदगी का कोई इम्कान नहीं था। मेरी मदद करने वाला शफीउल्लाह मेरे सामने मारा गया। तब भी मैं पुरसुकून रहा था और उस वक्त भी मैं नॉर्मल ही था। आपका सुकून देखकर ही मैं तो पुरसुकून हो गई थी, पर जब वो अचानक सामने आया तो मेरे हाथ पांव कांपने लगे थे। सैफ, आपने खुद को कैसे बदल दिया? मैं नहीं जानता, लेकिन मैं वाकई बदल गया हूं। मुझे अपने भाई के कातलों तक पहुंचना है और उन्हें कैफरे किरदार तक पहुंचाना है। शायद इस सोच ने मुझे बदल दिया है, मगर मुझे आपके इरादे के हवाले से डर लग रहा है। वो जगह बदमाशों की है और वो इतनी आसानी से किसी को घुसने और फिर वापस जाने नहीं देंगे। हो सकता है, लेकिन इससे मेरा फैसला नहीं बदलेगा। आपको हिफाजती तदाबीर तो कर सकते हैं, शादाब साहब को बता सकते हैं। हुमैरा की बात पर मैं सोच में पड़ गया। फिर मैंने कहा, एक काम हो सकता है, तुम बैकअप में रहना। अगर मैं वापस ना हूं तो तुम शादाब को कॉल करके इस जगह का पता बता दोगी। अब कब जाएंगे और कब वापसी होगी ये मैं आज रात तय कर लूंगा। मैंने कहा, यह रकम तुम अपने साथ ले जाओगी और पिस्तौल मुझे दे दो। हुमैरा ने पिस्तौल मुझे दे दिया जो मैंने बेल्ट में उड़स लिया और उसे खंजर भी मान आयाम के लिए लिया था। अलबत्ता इसका रिवाल्वर उसे वापस कर दिया। अब इसका वापस जाने का मूड नहीं था, इसलिए हमने एक आइसक्रीम पार्लर से आइसक्रीम खाई। फिर उसने फरमाइश करके मीठा पान लिया और तकरीबन जबरदस्ती मुझे भी खिला दिया। वो बहुत खुश थी। पता नहीं अब आप कब हाथ आए तो सारी ख्वाहिशात आज ही पूरी न कर लूं। इंसान अपनी सारी ख्वाहिशात कभी पूरी नहीं कर सकता, मैंने संजीदगी से कहा, क्योंकि जब एक ख्वाहिश पूरी हो जाती है तो फौरन कोई दूसरी ख्वाहिश उसकी जगह ले लेती है। मगर इससे आदमी अपनी ख्वाहिशात पूरी करने से तो नहीं रुकता है ना। शायद तुमने ठीक सोचा है। हो सकता है मैं कल तुम्हें ना मिलूं या शायद कभी ना मिलूं। प्लीज। उसने अपना गुलाबी हाथ मेरे मुंह पर रख दिया। उसकी आंखों में आंसू छलकने लगे थे। ऐसी बातें ना करें, अल्लाह आपको सही सलामत रखे। मैंने नरमी से होठों से उसका हाथ हटाया। हम नहर के किनारे रुके हुए थे। यहाँ अंधेरा था मगर पास से गुजरती ट्रैफिक रोशनी कर रही थी। मैंने उसका हाथ थामे हुए कहा, हुमैरा, मैं नहीं कह सकता कि मैं तुम्हारा कितना शुक्रगुजार हूं। आदिल के बाद जब एक खौफनाक तन्हाई के एहसास ने मुझे अपनी लपेट में ले लिया था तो ये तुम थी जिसने मुझे इस एहसास से निकाला। मुझे बताया कि कोई मेरी फिक्र भी करता है। मैं हूं और हमेशा रहूंगी। उसने वादा करने के अंदाज में कहा, नहीं,
मैं तुमसे हमेशा का वादा नहीं ले सकता, क्योंकि मुझे अपने आने वाले कल का पता नहीं है। वो तो मुझे भी नहीं पता है, लेकिन मैं आपसे कुछ नहीं चाह रही और ना कोई वादा ले रही हूँ, बस अपना बता रही हूँ। उसने अपनी आंखें साफ की। अब चलें। रात के 10 बज रहे थे जब हम वापस रवाना हुए। हुमैरा ने समझ लिया था कि मैं इसकी यह बात नहीं मानूंगा। शादाब वाली तजवीज़ यूं काबिल अमल नहीं थी कि पुलिस इस केस में वाज़ेह तौर पर गौहर शाह की हमायत कर रही थी, और अगर मैं पुलिस की मदद लेता तो बहुत ज़्यादा इम्कान था कि कुछ ना होता। वो सिर्फ हंगामी हालत में मेरी मदद कर सकता था। जैसे उसने फौरी एक्शन लेकर इस अस्पताल से मुझे बाजियाब करा लिया था, मगर वो मुजरमों के खिलाफ तफ्तीश करके इन्हें कैफरे किरदार तक नहीं पहुंचा सकता था। इसमें बहुत सी रुकावटें हायल थी। यह काम मुझे करना था, अगरचे मैं नहीं जानता था कि कैसे करना था, मगर मुझे ही करना था। अगर इस कोठी में कोई गैर कानूनी काम हो रहा था या मुझे वहां से आदिल के कातलों के बारे में कुछ मालूम हो सकता था, तो पुलिस से मदद लेने से इसकी उम्मीद भी खत्म हो जाती। यह पहला मौका था जब मैं इन लोगों के बारे में कुछ मालूम कर सकता था, और मैं इस मौका को गंवाना नहीं चाहता था। हुमैरा को इस बार अकबी गली के बजाय मेन गेट पर ही छोड़ा था, और वहां मौजूद चौकीदार गालिबन उसे देखकर हैरान रह गया था, मगर उसमें जुर्रत नहीं थी कि मालिक की बेटी पर कोई एतराज कर सकता या उससे सवाल करता। हुमैरा ने एक शाने पर अपना बैग और दूसरे पर स्कूल बैग लटकाया हुआ था, जिसमें पप्पू शाह की जमा पूंजी और उसका रिवाल्वर था। कल मुझे कब कॉल करेंगे? सुबह के से वक्त। मैं सोच रही हूँ कल छुट्टी कर लूँ। इसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि इम्कान है कि जो काम होगा शाम ही को होगा, मैंने कहा। इसलिए तुम ड्यूटी पर चली जाना। सैफ, अपना बहुत ख्याल रखिएगा प्लीज, उसने आहिस्ता से कहा और पलट कर गेट की तरफ चली गई। मैंने बाइक घुमाई और हॉस्टल की तरफ रवाना हो गया। शफीक अहमद रात के 11 बजे के करीब भी इस्तकबालिया पर मौजूद था। मुझे बाद में पता चला कि वो छड़ा था। बीवी दागे मफारकत दे गई थी और वो रात वहीं सो जाता था। इस तरह चौकीदारी भी हो जाती थी। करम खान की सर्विस सुबह 7 से रात 8 बजे तक होती थी। फिर ये तीनों भाई छत पर सोते थे, गोया इनकी रहाइश भी यही थी। शफीक की आंख में तकलीफ थी और वो चाहता था कि मैं उसे चेक करूं। मैंने मुआज़रत की कि मैं आई स्पेशलिस्ट नहीं हूं, मगर वो सर हो गया तो मैंने मजबूरन उसकी आंख का मुआयना किया। इसमें हल्की सी सुर्खी थी। मैंने उसे बेटनोवेट का ऑइंटमेंट तजवीज़ किया। ये आम सी दुआ थी जो हर जगह से मिल जाती थी। मैं ऊपर जाने लगा तो उसने रोका और एक चाबी दी। अब बगैर ताला लगाए चले गए थे, मतलब दूसरा ताला। तो मैंने अपने पास पड़ा एक ताला लगा दिया। बात यह है कि यहाँ अक्सर लोग कमरों में ऊपर नीचे होते रहते हैं। अब किसी ने डुप्लीकेट बनवा ली हो तो क्या पता चलेगा। मौका परस्त लोग इससे फायदा भी उठाते हैं। बदनामी हॉस्टल की होती है। मैंने चाबी लेकर उसका शुक्रिया अदा किया। मैं कल ही दूसरे ताले का बंदोबस्त कर लूंगा। मैंने कमरे में आकर पप्पू शाह के पिस्तौल का मुआयना किया। बज़ाहिर यह देसी ताकत का था, मगर इसकी फिनिशिंग बहुत अच्छी थी। ये मुकम्मल तौर पर धात का बना हुआ था। इसकी कारकर्दगी का तो उस वक्त पता चलता जब इसे इस्तेमाल किया जाता। यह तकरीबन वैसा ही था जैसा शादाब ने मुझे दिखाया था, मगर ये उसके मुकाबले में ज्यादा वजनी था। मैंने इसका मैगजीन निकाला, फिर इसका ऊपरी हिस्सा खींच कर देखा जो हैमर चढ़ाता था। इसके चैमर में गोली नहीं थी। पिस्तौल की हालत खराब थी। मैंने इसे खोलकर अच्छी तरह साफ किया। मेरे पास आयल नहीं था, वरना आयल भी देता। इसमें 12 गोलियों वाला मैगजीन लगा हुआ था। मैंने सोचा कि किसी आर्म डीलर से इसकी गोलियां ले लूं, शायद इसके लिए किसी लाइसेंस या इजाजतनामे की जरूरत ना हो। यह बात मुझे शादाब बता सकता था, मगर इस वक्त तक वो सो जाता था। इसलिए मैंने यह काम सुबह तक के लिए मुलतवी कर दिया और सोने के लिए लेट गया। आदल को देखकर मैं तड़प गया था। उसका सीना खुला हुआ था और अंदर के आज़ा गायब थे। पकरो जिंदा था और खड़ा हुआ था। खून बहकर उसके पैरों तक आ रहा था। मैं उसके पास आया। आदिल, तुम जिंदा हो? सैफ भाई, मैं मरा नहीं हूं, अब तक जिंदा हूं, उसने संजीदा और सपाट लहजे में कहा। मैं बेचैन हूं, जब तक मुझे मौत नहीं आएगी मैं बेचैन रहूंगा। लेकिन मैंने खुद तुम्हें कब्र में उतारा था, अपने हाथों से मिट्टी दी थी। मैंने कहते हुए उसके खुले सीने को हाथों से ढकने की कोशिश की। मैं जिंदा हूं सैफ भाई, उसने फिर कहा। जब तक मर नहीं जाता तब तक जिंदा रहूंगा। ये क्या कह रहे हो? मैंने ताज्जुब से उसे देखा। प्लीज सैफ भाई। आदिल का लहजा दर्दनाक हो गया। मुझे इस कैफियत से निकाले, मैं ऐसे नहीं रह सकता। मेरे भाई, मैं क्या करूं? मैंने बेबसी से कहा। मेरे हाथ खून से भर गए थे, मगर मैं आदिल के लिए कुछ नहीं कर पा रहा था। अचानक मेरी आंख खुल गई। मोबाइल का अलार्म बज रहा था। सुबह के 8 बज चुके थे। मैं कुछ देर लेटा इस ख्वाब के बारे में सोचता रहा। मुझे लगा यह ख्वाब नहीं था। आदिल सचमुच मुश्किल में था। वो मर गया था, मगर उसके आज़ा इन लोगों के जिस्मों में जिंदा थे जिनको ये आज़ा लगाए गए थे। आदिल का इशारा उसी तरफ था। वो अपने चुराए गए आज़ा की वापसी चाहता था। मैं सर्द आह भर कर उठ गया। फिलहाल मैं उसकी मगफिरत की दुआ के सिवा क्या कर सकता था। वाशरूम से फारिग होकर नीचे आया, जहां नाश्ते का आखिरी दौर चल रहा था। मैंने डबल रोटी और बॉयल अंडों से नाश्ता किया
बाहर आया तो शफीक काउंटर पर मौजूद था। उसने खुश होकर आगाह किया कि उसने दवा मंगवा कर इस्तेमाल की थी और उसे फायदा भी हुआ था। उसकी आंख की सुर्खी कम हो रही थी। फिर उसने मुझे याद दिलाया कि मुझे रेफरेंस लाना था। मैंने मुआवजत की कि मसरूफियत की वजह से ध्यान नहीं रहा, लेकिन मैं जल्द किसी रेफरेंस का बंदोबस्त कर लूंगा। मेरे जहन में डॉक्टर रफीक का ख्याल आया, इसलिए मैंने डॉक्टर रफीक का रेफरेंस इस्तेमाल करने का फैसला कर लिया। मुझे उम्मीद थी कि वो इनकार नहीं करेंगे। नाश्ते के बाद मैं ऊपर आया और शादाब को कॉल की। अलग सलग के बाद मैंने उससे असलहे के लाइसेंस के बारे में पूछा कि ये किस तरह मिल सकता है। उसने बताया कि खुद कार असलहे का लाइसेंस हर एक को नहीं मिलता। मुझे सिर्फ पिस्तौल और बंदूक का लाइसेंस मिल सकता था। अलबत्ता इस तरह के किसी हथियार की गोलियां मिल सकती थी। इसने कुछ दुकानों का पता बताया जहां से हर किस्म के असलहे की गोलियां मिल सकती थी। इससे बात करके मोबाइल रखा था कि हुमैरा की कॉल आ गई। सैफ, आपने क्या सोचा? मुझे सच में बहुत टेंशन हो रही है। तुम फिक्र मत करो, मैं कोई अंधा कदम नहीं उठाऊंगा। मैंने उसे तसल्ली दी। अभी मैं काम से जा रहा हूं, वापस आकर तुम्हें कॉल करूंगा। मैं हॉस्पिटल के लिए निकल रही हूं, उसने कहा। हुमैरा से बात करके मैं हॉस्टल से निकल आया। मेरा रुख रावी की तरफ था। गुलशन रावी की आबादी क्रॉस करके मैं दरिया के किनारे तक आया जहां तक बाइक चलती रही। इस पर रहा, फिर इसके पहिए रेत में फंसने लगे तो मैं बाइक से उतर आया। मेरे साथ एक शापर था और इसमें शीशे की कोई दर्जन भर कोक की बोतलें थी। ये बोतलें मैंने रास्ते में एक दुकान से ली थी। मैंने कोक की बोतलों को दरिया की रेत में फंसा कर एक के तार में रखा और फिर कुछ 10 गज की दूरी से इन्हें निशाना बनाने की कोशिश करने लगा। मैंने कुल 11 गोलियां चलाई थी और इनसे 4 बोतलें टूटी। एक गोली बचा ली थी। ये काम करके मैं फौरन वहां से रवाना हो गया, क्योंकि ऐन मुमकिन था कि कोई फायरिंग की आवाज सुनकर पुलिस को इत्तला कर देता और पुलिस आ भी आती। मैं बिला वजह किसी चक्कर में नहीं पड़ना चाहता था। शूटिंग से 2 फायदे हुए। एक तो मुझे आइडिया हो गया कि पिस्तौल कैसे इस्तेमाल करते हैं। दूसरा ये पता चल गया कि यह क्वालिटी के लिहाज से बुरा नहीं था। 11 फायर के बावजूद उसकी नाल ज्यादा गर्म नहीं हुई थी और ना ही इसने मसला किया था। 11 बजे में एक आर्म डीलर के पास पहुंचा। उसकी दुकान में हर तरह का असलहा सजा हुआ था। इसमें ज्यादातर गैर मुल्की था और कुछ मकामी आर्म कंपनियों का तैयार करदा था। वो मेरी हुलिया और शख्सियत से मुतासर हुआ और मुहज्जब अंदाज में पूछा कि मैं आपकी क्या खिदमत कर सकता हूँ। मैंने उसे गोली का नमूना दिखाया तो उसने कहा, ये चाइना मेड है, आपको एक गोली 30 रुपए की पड़ेगी। इसका इजाफी मैगजीन मिलेगा? मैंने उसे पिस्तौल दिखाया। नहीं, ये देसी है, इसका मैगजीन हमारे पास नहीं होता। मैंने इसे 1200 की 50 गोलियां ली। ज्यादा खरीदारी पर उसने मुझे रायत दी थी। ये देखने में बिल्कुल उसी गोली जैसी थी। उसने मुझसे कोई सवाल नहीं किया और ना ही लाइसेंस का तकाजा किया। मैं वापस हॉस्टल आया। मैंने सोच लिया था कि मैं मगरिब के वक्त कोठी की तरफ जाऊंगा। दिन की रोशनी में यह काम मुश्किल था, इसलिए रात की तारीकी ही बेहतर थी। पप्पू शाह के बारे में मुझे यकीन था वो सचमुच कयामत तक वहां मेरा इंतजार करेगा। इसके लालचीपन की वजह से ये उम्मीद भी थी कि वो कोई धोखा नहीं करेगा। उसे मालूम था इस सूरत में उसे रकम नहीं मिलेगी। इसके पास से कोई मोबाइल नहीं निकला था, मगर मुझे यकीन था कि उसके पास कोई मोबाइल होगा। मुझे उसे नंबर लेना चाहिए था। बहरहाल उससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। अब मुझे कुत्ते का बंदोबस्त करना था, क्योंकि दूसरे बेखबर रहते मगर कुत्ते को लाजमन पता चल जाता और वो भौंक भौंक कर सबको खबरदार कर देता। इसका हल मेरे जहन में था। अब मुझे कोठी का अंदर से महल्ले वकूफ देखना था। मुझे याद था जिस सड़क पर यह कोठी थी, इसके आगाज में एक 2 मंजिला कोठी का स्ट्रक्चर खड़ा था और यह आगाज में थी इसलिए बुलंदी पर थी, जबकि दुश्मनों की कोठी नशीब में थी। दोपहर के करीब मैं दोबारा हॉस्टल से निकला और बाइक का पेट्रोल टैंक फुल करा के एक स्पोर्ट गुड्स की शॉप से एक अच्छी क्वालिटी की दूरबीन ली। 1000 में मिली थी, मगर दुकान वाले का दावा था कि 1 किलोमीटर दूर खड़े बंदे का चेहरा दिखा सकती थी। फिर मैं नवाब टाउन की तरफ रवाना हो गया। धूप बहुत तेज थी और बाकायदा लो चल रही थी, इसलिए जब मैं रायविंड रोड से मुड़ा तो उस जगह हू का आलम था। स्ट्रक्चर वाली कोठी की बाउंड्री वाल बनी हुई थी, मगर गेट की जगह खाली थी। मैं बिला तकल्लुफ बाइक अंदर ले गया। मुझे उम्मीद थी कि वहां कोई चौकीदार नहीं होगा। मेरा अंदाजा दुरुस्त निकला। चौकीदार नहीं था, मगर एक खाना बदोज खानदान मुफ्त की रहाइश से लुत्फ अंदोज हो रहा था। मैं अचानक पहुंचा तो उनमें खलबली सी मच गई थी और जब मैंने दहाड़ना शुरू किया और पिस्तौल निकाला तो वो बहुत उजलत में अपना सामान समेट कर फरार हुए। मैंने इनके फरार में मुदाखलत नहीं की थी, लेकिन इनकी रफ्तार बढ़ाने के लिए जुबानी धमकियों के साथ साथ पिस्तौल भी लहराता रहा था। इनसे निमट कर मैं ऊपर आया। दूसरी मंजिल के बाद में एक कमरा था और इस पर पानी की टैंकी बना दी गई थी। यह टैंकी सतह जमीन से कोई 50 फुट ऊपर थी। यहाँ कोई सीढ़ी नहीं थी। मैं मुश्किल दीवारों से निकली सलाखों को पकड़कर ऊपर चढ़ा और एक बार गिरते गिरते बचा था। बहरहाल जब मैंने यहां से कोठी की तरफ देखा तो मेरा दिल बाग बाग हो गया, क्योंकि यहां से सब बिल्कुल वाज़ेह था। फासला शायद 200 गज था और मैंने दूरबीन लगाई तो ऐसा लगा जैसे सब मेरी आंखों के सामने आ गया हो।
ये कोठी नहीं थी बल्कि सिर्फ फ्रंट से कोठी जैसा तासुर था। सामने सिर्फ एक पोर्च और इसके पीछे एक बड़ा हाल नुमा कमरा था। इसके बाद खाली सेन था और फिर अक्कब में दीवार के साथ कितार से कई कमरे बने हुए थे। बाईं जानिब दीवार के साथ शायद लैट्रीन और गुस्लखाना था, क्योंकि इस साग से कुछ ऐसा ही लग रहा था। दरमियान में सेन सुर्ख ईंटों से बना हुआ था। पोर्च में वही सफेद शेराट खड़ी थी जिसने इस कोठी तक हमारी रहनुमाई की थी। इसके साथ एक मोटरसाइकिल भी थी। गेट के साथ छोटी सी चौकी थी और इस बारे में कहना मुश्किल था कि इसमें कोई है या नहीं, लेकिन मुझे वो चीज नजर आ गई जिसकी मुझे तलाश थी। वो स्याह और भूरे रंग का बड़ा सा कुत्ता था। शायद अल्सेशन था और किसी और नस्ल का मिला जुला दोगला था। मुझे कुत्तों के बारे में ज्यादा नहीं मालूम, बस इतना पता है कि अल्सेशन नस्ल के कुत्ते बड़े और खतरनाक होते हैं। वो सूरत ही से खतरनाक लग रहा था। अगर उसी ने पप्पू शाह पर हमला किया था तो उसकी पिंडली भंबोड़ कर उसने बहुत रहमदिली का सबूत दिया था। ये तो मार डालने वाला कुत्ता लग रहा था। वो कोठी की बाईं तरफ की दीवार के साथ बने छपरे थले बैठा हुआ था और हाँफ रहा था और उसकी जुबान बाहर निकली हुई थी। सेन में कुछ चारपाइयां पड़ी थी और फिलहाल वो खाली थी। जाहिर है इनमें मौजूद लोग अंदर कमरों में थे। धूप ऐसी शिद्दत की थी कि जरा सी देर में मेरा दिमाग जैसे फराई होने लगा था। मुझे कोई पीक कैप जैसी चीज पहन कर आना चाहिए था, मगर इस वक्त ख्याल नहीं रहा था। हेलमेट भी नीचे बाइक के साथ था। मैं टैंकी की आड़ में दुबका हुआ था जो बदकिस्मती से मगरिबी सम्मत में थी और इसलिए मैं जरा से साए से भी महरूम था। कुछ देर बाद मुझे ख्याल आया कि इस कोठी की दूसरी मंजिल से भी कोठी का बड़ा हिस्सा नजर आ सकता था, तो मुझे इसी तरह धूप में जलने की क्या जरूरत थी। मैं अपनी अकलमंदी को दाद देता हुआ नीचे आया और कोठी के कमरे में डेरा जमाया जहां से कोठी वाज़ेह नजर आ रही थी। अगरचे यहां से कुत्ते का छप्पर नजर नहीं आ रहा था, मगर बाकी सब वाज़ेह था और खास तौर से गेट की चौकी साफ दिखाई दे रही थी और वो खाली थी। मैंने लंच नहीं किया था मगर आते हुए मिनरल वाटर की एक बोतल ले आया था। गर्मी की शिद्दत ने जरा सी देर में हल्क खुश्क कर दिया था जिसे रह रह कर तर करना पड़ता था। वक्त गुजारी के लिए मैंने हुमैरा का नंबर मिलाया तो उसका मोबाइल बन जा रहा था। दोपहर के 3 बजे थे और शायद वो कहीं मसरूफ थी, इसलिए अपना नंबर बंद कर दिया था। कुछ देर बाद अचानक ही कोठी में हलचल हुई और उसके पोर्च के साथ हालनुमा कमरे से कुछ लोग निकले। इनमें से 2 गेट की तरफ आए, एक चौकी में चला गया और दूसरा निकलकर बाहर आया। वो आसपास देख रहा था। मैं आड़ में हो गया क्योंकि फासला इतना ज्यादा नहीं था। वो यहां मेरी मौजूदगी महसूस कर सकता था। हालनुमा कमरे से निकलने वाला तीसरा फर्द कुत्ते को लेकर सहन में आया। मैं इस हलचल की वजह समझने से कासिर था। ये तीनों हालनुमा कमरे से निकले थे। कोठी के एक भी हिस्से में बने कमरों की तरफ खामोशी थी। इस बार मैंने जरा तवज्जो से इन कमरों का मुआयना किया। इनकी तादाद 4 थी और जब मैंने दरवाजों पर दूरबीन फोकस की तो इंकिशाफ हुआ कि तमाम दरवाजे बाहर से बंद थे और इन पर ताले लगे हुए थे। इन कमरों में कुछ था जिसकी वजह से इनके दरवाजों पर ताले लगे थे। कुछ देर बाद कुत्ते वाला उसे लेकर कोठी से बाहर आया और आसपास घूमने लगा। उसने कुत्ते की जंजीर ढीली छोड़ दी थी और ऐसा लग रहा था वो कुत्ते की मदद से खबरदार कर रहा था कि कोई इस तरफ ना आए, मगर कुत्ता कोठी के आसपास रहा था, इससे दूर नहीं गया था। मैं कोठी की तरफ मुतवज्जा था, इसलिए इस स्टाफ वैन को आते नहीं देख सका था। जब वो कोठी के पास पहुंची तो मुझे नजर आई। वैन चंद लम्हे के लिए रुकी थी क्योंकि गेट खुलना शुरू हो गया था और फिर वो अंदर चली गई, मगर पोर्च में रुकने के बजाय वो घूमकर अकबी सहन में आई और अकबी कमरों के पास रुकी थी। गेट की चौकी पर मौजूद शख्स गेट बंद करके तेजी से अंदर आया। मैंने वैन पर दूरबीन फोकस की। ये जदीद मॉडल की गैर मुल्की वैन थी। इसका अगला हिस्सा कार की तरह था और अकब में लंबा सा वैन नुमा हिस्सा था, मगर ये चारों तरफ से बंद था। यकीनन ये वही वैन थी जिसका जिक्र पप्पू शाह ने किया था। वैन कमरे के सामने रुकी थी और चौकी से आने वाले ने इस कमरे के दरवाजे का ताला खोला। दरवाजे का बड़ा हिस्सा वैन के पीछे था और मुझे सिर्फ उसका ऊपरी पट दिखाई दे रहा था। फिर कुछ हुआ। वैन के दूसरी तरफ से किसी को तेजी से कमरे में धकेला गया था। ये शायद 1 से ज्यादा लोग थे क्योंकि वो लम्हाती तौर पर दिखाई दिए थे जब वो कमरे के अंदर पहुंच गए थे, मगर मंजर वाजे नहीं था। एक तो नजर आने वाला हिस्सा बहुत छोटा सा था और दूसरे वहां रोशनी भी नहीं थी। यकीनन धकेले जाने वालों को वैन के फ्रंट डोर से निकाला गया था। ड्राइवर अपनी सीट पर मौजूद था। मैंने उसकी नंबर प्लेट पर दूरबीन फोकस की और नंबर ज़हन नशीन कर लिया। यह सारा अमल मुश्किल से 1 मिनट में मुकम्मल हुआ था क्योंकि दरवाजा खोलने वाले ने दोबारा उसे बंद कर दिया और बाहर से ताला डाल दिया। फौरन वैन स्टार्ट हुई और घूमकर वापस गेट की तरफ आने लगी। चौकी वाला भी भाग कर आया था। उसने वैन के लिए गेट खोला। वो बाहर निकली और मेन रोड की तरफ रवाना हो गई। मैं उजलत में नीचे उतरा। जब मैं बाइक तक पहुंचा तो वैन इस कोठी के सामने से गुजरकर रायविंड रोड की तरफ जा चुकी थी। मैंने पहले एहतियात के तौर पर बाहर देखा तो कुत्ते वाला अंदर जा रहा था और दूसरा शख्स पहले ही अंदर जा चुका था। कुत्ते के अंदर जाते ही मैं बाइक लेकर निकला।
اور جب مین روڈ کے سامنے پہنچا تو سیاہ وین لاہور کی طرف جاتی دکھائی دی تھی۔ وین کنار روڈ پر جا رہی تھی اور اس کا رخ پرانے لاہور کی طرف تھا، کیونکہ اس نے ماڈل ٹاؤن کراس کر لیا تھا۔ صدر سے آگے نکل کر یہ مغل پورا سے گزرنے والی ورک شاپ روڈ پر مڑ گئی۔ یہاں زیادہ تر کارخانے اور ورک شاپ تھے۔ میں کچھ فاصلے سے وین کا تعاقب کرنے لگا۔ اس سڑک پر مڑنے کے چند منٹ بعد ہی وہ ایک ورک شاپ میں داخل ہوئی جس پر شاہ جی آٹوز لکھا ہوا تھا۔ یہ ایک اور شاہ جی تھا۔ میں ورک شاپ کے سامنے سے گزرا تو اس کے ہاتھے میں گاڑیوں کا کام ہوتا دکھائی دیا تھا۔ دو لڑکے کار کی باڈی رنگ کے لیے گھس رہے تھے۔ وین اس کار سے آگے رکی تھی اور اسے دو افراد اترے تھے۔ میں ان کی صورتیں نہیں دیکھ سکا تھا، مگر ایک کے لمبے بال دیکھ کر میرا ماتھا ٹھنکا تھا، جس آمد سے بھی وہ تاج ہی لگ رہا تھا۔ شاہ جی آٹوز کے برابر میں لکڑیوں کی ٹال تھی اور فی الحال وہاں سناٹا تھا۔ میں نے کچھ آگے جا کر بائک واپس موڑی اور لکڑیوں کی ٹال پر چلا آیا۔ وہاں کوئی نہیں تھا۔ ایک چھوٹی سی کوٹری تھی مگر وہ بند تھی۔ ورک شاپ کی دیوار کے ساتھ لکڑی کا ڈھیر لگا تھا۔ میں ہچکچایا۔ اگر کوئی یہاں آ جاتا تو ڈاکٹر سیف الدین کی پوزیشن بڑی آکورڈ ہو جاتی، مگر میں اللہ کا نام لے کر لکڑیوں پر چڑھ گیا۔ دوسری طرف تقریباً ایک کینال کے پلاٹ پر ورک شاپ قائم تھی۔ اپنی حالت سے بہت گئی گزری لگ رہی تھی۔ جا بجا کاٹ کباڑ پڑا ہوا تھا۔ کچا پکا فرش تیل کے دھبوں سے سیاہ ہوا جا رہا تھا۔ مرمت کا سامان اور اوزار بھی خستہ حالت میں تھے۔ تقریباً نصف درجن گاڑیاں مرمت کے مختلف مراحل سے گزر رہی تھیں، مگر ان میں ایک بھی لگژری گاڑی نہیں تھی۔ یہ سب عام گاڑیاں تھیں۔ ان میں صاف ستھری اور سیاہ چمکتے رنگ والی وین بالکل الگ سے نظر آ رہی تھی۔